हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में। ओके, तो अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है जो गवर्न करता है वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गैप। ओके, तो ये है क्या चीज? देखिए, बेसिकली होता क्या है कि अगर मान लीजिए हम अपना बिजनेस में कुछ और प्रिंसिपल्स, कुछ और लॉ, कुछ और स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं और सामने वाला बिजनेस या अदर बिजनेसेस जो है वो किसी और प्रिंसिपल, किसी और लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे बैलेंस शीट के जो यूजर्स हैं वो कंपैरिजन कैसे कर पाएंगे? एक यूनिफॉर्मिटी तो रहेगी नहीं उस केस में। तो वो यूनिफॉर्मिटी रहे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सारे कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूनिफॉर्मिटी रहे, ताकि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं उनके लिए एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन कर पाना इजी रहे। इसलिए एक प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है जो कि हर एक बिजनेस के ऊपर यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है। ओके, तो अब जो ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं या जो अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, इनको दो पार्ट्स में बांटा जाता है। एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एक होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस दो अलग अलग चीजें हैं। क्यों? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली तब अप्लाई होता है जब हम लोग ट्रांजेक्शन, जो भी बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको जब रिकॉर्ड और क्लासिफाई करते हैं। जो हमने सबसे पहले बात की थी कि अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर होता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग, तो उसमें जो हमारा पहला और दूसरा स्टेज होता है रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग का, उसमें ये अकाउंटिंग कंसेप्ट अप्लाई होते हैं कि मतलब हमको उन ट्रांजेक्शन को, किन कंसेप्ट को फॉलो करते हुए उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, उनका क्लासिफिकेशन किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होगा। लेकिन अब जब बात आती है अकाउंटिंग कन्वेंशंस की, तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस ट्रांजेक्शन्स के, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो समराइजेशन की बात होती है, जो समराइजिंग हम लोग करते हैं उन ट्रांजेक्शन की, जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो प्रिपरेशन करते हैं, वो इन कन्वेंशंस के बेसिस पे होती है। ओके, तो दोनों में बेसिकली यही मेजर फर्क है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है वो रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन से डील करता है और जो हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन है वो समराइजिंग से डील करता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट। कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं, जैसे कि जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो बिजनेस है वो अनफोरसीन पीरियड के लिए, अनगिनत पीरियड के लिए, इन्फिनाइट पीरियड के लिए चलता है। मतलब कि हम उसके लाइफ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और ना ही बिजनेस किसी इस मोटिव से स्टार्ट किया जाता है कि चलो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, 1 महीने बाद या 1 साल बाद या 5 साल बाद बंद कर देंगे। नहीं, बिजनेस तब तक चलता रहता है जब तक कि कुछ ऐसे वर्स्ट सिचुएशंस ना आ जाए कि उसको बंद करना पड़ जाए। तो एक अनफोरसीन, मतलब कि ऐसा पीरियड जो हमें नहीं पता कि कितना लंबा होगा, तब तक के लिए बिजनेस चलता रहेगा। इस प्रिंसिपल पे, इस कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है बिजनेस के ऊपर कि गोइंग कंसर्न, मतलब बिजनेस जो है वो अनफोरसीन पीरियड के लिए चलता रहेगा। हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट की। ओके, तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम एक, जो हमारा लॉ है या जो भी प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग आज किए, हम उसी मेथड को, उसी प्रिंसिपल को, उसी लॉ को हम आगे आने वाले सालों में भी फॉलो करेंगे। हम उन मेथड्स में हर साल चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होगा कि अगर हमने आज कोई मेथड का फॉलो किया, नेक्स्ट ईयर हम कोई और मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? कंपैरिजन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। जो रिजल्ट्स आएंगे उस केस में वो सेम नहीं रहेंगे। ओके, मान लीजिए कि हमारा ये जो व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए डेप्रिसिएशन जो होता है कि रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, मतलब कि अगर कोई एसेट है उसकी लाइफ धीरे धीरे कम हो जाती है। कार है अगर, जैसे, तो कार की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। कार धीरे धीरे यूज करते करते पुरानी हो जाती है, खराब होने लगती है, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मतलब कि एसेट की वैल्यू धीरे धीरे, जो टाइम के साथ साथ, उसके यूज के साथ साथ जो कमी आती है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब अगर अब डेप्रिसिएशन के कुछ मेथड्स होते हैं, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन, रिटन डाउन मेथड्स, ये हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए आज हमने स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो किया,
नेक्स्ट ईयर हम रिटन डाउन मेथड पे आ गए या किसी और थर्ड मेथड पे चले गए, तो उस केस में क्या होगा कि हम जब कंपैरिजन करने जाएंगे दोनों साल के रिजल्ट्स को, तो हमारे लिए इजी नहीं होगा या हमें वो सही रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए जो भी प्रिंसिपल्स या जो भी स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो कर रहे होते हैं, हमको आगे आने वाले टाइम में भी हम उसी को फॉलो करते हैं। और अगर बहुत ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमें उसको चेंज करना पड़ा उन मेथड्स को, तो हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक नोट देके ये स्पेसिफाई करते हैं कि हमने अपने डेप्रिसिएशन को या जो भी मेथड हम या प्रिंसिपल चेंज कर रहे हैं, तो हम उसको बताएंगे कि हम अपने इस मेथड को हमने चेंज किया। ओके, अब बात आती है अक्रूवल कॉन्सेप्ट की। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए, भले उसके बदले में कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ, कैश पे हुआ या नहीं हुआ, हम उसको उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे कि आज की डेट पे अगर मुझे अपने स्टाफ को सैलरी देनी है, हम भले उसको दिए या नहीं दिए, लेकिन आज वो सैलरी का डेट जो है वो ड्यू हो गया, वो सैलरी अमाउंट ड्यू हो गई, हमको उसको पे करना है, तो हम आज के डेट में ही उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मान लीजिए हम अपना गोडाउन रेंट पे दिए हुए हैं, हमको उसका रेंट रिसीव होना था आज की डेट में, हमें रिसीव अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन वो बकाया हो चुका है, वो हमें रिसीव हो जाएगा आने वाले टाइम में। लेकिन चूंकि आज उसका ड्यू डेट है, आज वो हमें रिसीव हो जाना चाहिए, तो हम उसको आज के डेट में ही बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ट्रांजेक्शन्स जब भी हो, वो भले उसका पेमेंट आपको रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो, आपने उसकी पेमेंट की हो चाहे ना की हो, आप उसको उसी तारीख में रिकॉर्ड कर लोगे। ओके, अब बात आती है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो बिजनेस है और जो उसका ओनर है, मतलब कि एंटरप्रेन्योर या जो बिजनेसमैन है, ये दो अलग अलग पर्सन हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि अगर मान लीजिए जो बिजनेसमैन है वो कुछ पैसा अगर बिजनेस से निकाला, तो वो बिजनेस के लिए वो मतलब वो पर्सन के लिए बिजनेस वो उसको एज अ ड्रॉइंग्स रिकॉर्ड करेगा कि इस पर्सन ने या जो ओनर है उसने इतना पैसा बिजनेस में से विड्रॉ कर लिया है अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है उसमें बेसिकली होता क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किए जाते हैं, ना कि ओनर के या बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन, अब बात आती है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कुछ भी अगर ऐसी चीज है, वो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉर्ड करते हैं जब उसकी मनी वैल्यू हो, हम उसको मनी में मेजर कर सकें। अब हम अगर ये बोल दें कि हमारे पास 500 किलो गेहूं पड़ा है, तो हम 500 किलो गेहूं है हमारे पास, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करने नहीं जाएंगे। उस 500 किलो गेहूं का क्या वैल्यू है मनी के फॉर्म में, हम उस मान लीजिए उस 500 किलो गेहूं का दाम है 50,000 रुपए, तो उस 50,000 रुपए को हम रिकॉर्ड करेंगे कि हमारे पास इतने का स्टॉक है, 50,000 रुपए का स्टॉक है, ना कि हम ये लिखेंगे कि 500 केजीज ऑफ व्हीट। ओके, तो मनी मेजरमेंट यही कहता है कि हमारे जो भी ट्रांजेक्शन है या कुछ भी एसेट है, कुछ भी है, तो हम उसको उसके मनी फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उसके क्वांटिटी में। फाइन, अब बात आती है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है कि मान लीजिए, देखिए अब एक बिजनेस है, हमें नहीं पता कितने साल तक चलेगा। मान लीजिए अगर वो 10 साल तक वो बिजनेस चला, हमें आज की डेट में कोई डिसीजन लेना है, हम कैसे लेंगे? बिना उसके बैलेंस शीट के, बिना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, बिना बुक्स ऑफ अकाउंट के डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। तो अगर मान लीजिए 10 साल बाद हम वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने चले, तो क्या मतलब रह जाएगा? जब बिजनेस बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, तो अब हम डिसीजन लेके क्या कर लेंगे? कोई फायदा नहीं रहेगा। तो इसलिए ताकि टाइमली डिसीजंस लिए जा सके, बिजनेस के टाइमली एक्शंस लिए जा सके, तो बिजनेस की बुक्स जो है वो एक टाइम इंटरवल के उसमें बनाई जाती है। जैसे कि बेसिकली क्या होता है कि जो बिजनेस का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उसको वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से
टू 31 मार्च। तो एक बिजनेस का जो लाइफ होता है उसको टाइम इंटरवल्स में बांट दिया जाता है। वो टाइम इंटरवल्स बेसिकली हमारे फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं। 12 मंथ्स का पीरियड होता है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे जाके खत्म होता है। जैसे कि अभी 2020 चल रहा है, तो ये 2020 का फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? ये 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होगा, ये स्टार्ट हुआ हमारा 1 अप्रैल 2020 को ये स्टार्ट हुआ और ये खत्म होगा 31 मार्च 2021 में। ओके, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जो लाइफ होती है बिजनेस की उसको टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया जाता है। वो टाइम इंटरवल्स बेसिकली 12 मंथ्स के ही होते हैं जिनको हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ओके, अब बात आती है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी एसेट्स हैं बिजनेस की, जैसे कि मेरा ये व्हाइट बोर्ड है या बिजनेस के पास कोई फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कोई इतना मशीनरी है, उसको जिस दाम में खरीदा गया था उसी दाम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। डेप्रिसिएशन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब अगर उसके यूज करते करते उस एसेट की वैल्यू में अगर कोई कमी आ गई यूज करने से, तब उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में घटाने के बाद दिखाएंगे। मान लीजिए अगर ये व्हाइट बोर्ड मैंने 10,000 में खरीदा, हम इसको यूज कर रहे हैं, हर साल यूज कर रहे हैं, हर रोज हम यूज कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे पुराना होने लगा, इसकी यूजफुलनेस धीरे धीरे कम होने लगी। तो उस केस में हम इस पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। तो मान लीजिए 10,000 का था, हम 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगले साल हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको कितना दिखाएंगे? 9,000। ओके, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जो भी एसेट्स हैं उनको हम उनकी अपनी वैल्यू पे, जिस वैल्यू में हमने उनको उसको खरीदा था, हम उस वैल्यू पे उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ना कि अगर मान लीजिए इसका मार्केट वैल्यू बढ़ गया हमारी व्हाइट बोर्ड का या फिर कोई और बिजनेस की जो एसेट है उसका अगर मार्केट वैल्यू बढ़ गया या फिर घट गया, तो हम उस केस में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई लैंड है, कोई जमीन है, जमीन का दाम मार्केट में घटता बढ़ता रहता है, तो वो जो घट रहा है बढ़ रहा है, हम उस वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम उस वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे जिस वैल्यू पे आपने उस लैंड को खरीदा था। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, हम हर साल उस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे और डेप्रिसिएशन के बाद जो अमाउंट आएगा हम उस अमाउंट पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, ना कि मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है उसके बेसिस पे। फिर बात आती है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी रेवेन्यू हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई, उस रेवेन्यू को अर्न करने के पीछे जो भी कॉस्ट इनकर हुई, जो भी खर्चे हुए, मतलब जो रेवेन्यू हुई, दैट शुड मैच विद द कॉस्ट। मतलब ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ रेवेन्यू हो गया और आप ये नहीं दिखा पा रहे हो कि आपका रेवेन्यू हो गया लेकिन उसके पीछे खर्च कहाँ है, मतलब आप सिर्फ प्लस में जा रहे हो और आपका माइनस कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब आपका अगर कुछ प्लस हो रहा है तो उसके पीछे कुछ माइनस भी होगा ही होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि अगर आपने कुछ रेवेन्यू अर्न किया है, आपका कुछ भी इनकम हुआ है, तो उस इनकम को अर्न करने के पीछे आपका क्या एक्सपेंस हुआ है, दे बोथ शुड मैच। ओके, फिर इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे अट नहीं रहते, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बात आती है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट की। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी रेवेन्यूज हुए, जो सेल्स हुई एक बिजनेस की, तो वो जिस टाइम पे ओनरशिप ट्रांसफर हुई उस गुड्स की, उस टाइम पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कि हम समझाते हैं, मान लीजिए आज तारीख है 26 तारीख को कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, हमें ऑर्डर प्लेस किया 26 तारीख को कस्टमर ने, हमने उस गुड्स को डिस्पैच किया 28 तारीख को। यहाँ पे ऑर्डर प्लेस्ड हुआ, यहाँ ऑर्डर डिस्पैच्ड हुआ, ठीक है। अब उस ये ऑर्डर की पेमेंट हमको मिली 30 तारीख को। ऑर्डर प्लेस हुआ 26 तारीख को,
हमने ऑर्डर डिस्पैच किया 28 तारीख को और ऑर्डर की पेमेंट मिली 30 तारीख को। अब इन तीन में से कौन सी डेट में हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? इस टाइम पे क्या हुआ, जब ऑर्डर प्लेस किया गया, गुड्स जो है जो हमें उनको कस्टमर को भेजना था वो अभी भी हमारे पास है, उसका पोसेशन, उसकी ओनरशिप सब अभी हमारे पास है। 28 तारीख को हमने वो गुड्स भेज दिया कस्टमर को। अब उस गुड्स का हमारे पास ना ही पोसेशन है और ना ही ओनरशिप है। तो 28 तारीख को हम ट्रांजेक्शन को अपने डेट में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे 28 तारीख की डेट में। ओके, ना 30 तारीख को भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे और 26 तारीख को भी नहीं। 30 तारीख को भले हमें पेमेंट रिसीव हुई, लेकिन हम जब ट्रांजेक्शन हुआ जिस तारीख को, जिस टाइम हमारे हाथ से पोसेशन और ओनरशिप दोनों ट्रांसफर हुई है, उस तारीख को हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देंगे। ये कहता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन, कि मतलब रिवेन्यू को हम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब उसकी ओनरशिप और पोसेशन दोनों ही ट्रांसफर होंगी। ओके, अब बात आती है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं उसको एक ऑब्जेक्टिव वे में, मतलब विदाउट बायसनेस, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई मैनेजर प्रिपेयर कर रहा है, अकाउंटेंट प्रिपेयर कर रहा है या ओनर प्रिपेयर कर रहा है, वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल मोटिव के लिए उसको नहीं प्रिपेयर करे वो, बल्कि जो कंसेप्ट्स हैं, जो स्टैंडर्ड है, जो लॉ है, जिसके बेसिस पे प्रिपेयर होना चाहिए, उसी बेसिस पे उसको प्रिपेयर करे। अपने किसी पर्सनल इंटेंशन से, कोई बायसनेस के उस पर ना प्रिपेयर करे। ये कहता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, कि मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं दैट शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ वेरी ऑब्जेक्टिव मैनर। तो ये थे पूरे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब बात आती है अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस में हमारे पास 3 कन्वेंशंस हैं। एक पहला कन्वेंशन है हमारा फुल डिस्क्लोजर का। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस अगर मटेरियल है, मटेरियल इन द सेंस कि अगर उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए, उनका डिस्क्लोजर करना चाहिए, ये बताना चाहिए कि हाँ ये ट्रांजैक्शंस हुए हैं जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के यूजर्स हैं उनको अगर इफेक्ट करते हैं, तो हमें उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जिनको आप भले रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन उसका अलग से आपको नोट देना पड़ेगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन ऐसा है जो कि, मान लीजिए कंटिंजेंट लाइबिलिटी एक टर्म होता है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी की हमने बात की थी, करंट लाइबिलिटी की बात की थी हमने। एक टर्म होता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट मतलब कि वो चीज जो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मतलब जिसकी होने की संभावना है भी और नहीं भी। ठीक है, तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी है जो कि फ्यूचर में हो भी सकता है कि अराइज हो जाए, हमें पैसे पे करने पड़ जाए, लेकिन हो सकता है ना भी हो। तो वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं, क्योंकि हमको कितने का नुकसान होगा ये हमें अभी तक नहीं पता, हम उसको एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। तो हम उसको नोट्स टू अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंड में एक नोट्स टू अकाउंट्स दिया जाता है, जिसके नोट्स टू अकाउंट्स में हम ये मेंशन करेंगे कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी है जो कि फ्यूचर में अराइज हो सकती है और लगभग इस अमाउंट की वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। ओके, फिर बात आती है मटीरियलिटी की। मटीरियलिटी ये बोलता है कि जितने भी मटेरियल, जो हमने अभी बोला था कि फुल डिस्क्लोजर में जितने भी सारे ट्रांजेक्शन्स हुए, जो भी फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उनका सब चीज का डिस्क्लोजर करना है। ठीक है, लेकिन मटीरियलिटी इसका एक एग्जेम्पशन है। मटीरियलिटी में ये बोलता है कि आप एकदम जो फालतू के जो ट्रांजेक्शन है जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है, आप उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप सिर्फ, क्योंकि ऐसे क्या होगा, अगर हम सारे हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने बैठ गए तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओवरबर्डनड हो जाएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए जो मटेरियल ट्रांजेक्शन्स है, जिनकी इंपॉर्टेंस है, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करते हैं, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। छोटे छोटे एकदम माइन्यूट ट्रांजेक्शन जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है, हम उनको स्किप कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है, हम चाहे तो उसको रिकॉर्ड करें, अदरवाइज उसको स्किप कर दें। फिर बात आती है कंजर्वेटिज्म।
कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे अगर मान लीजिए हमें कोई नुकसान होने वाला है, तब हम उसको तो दिखाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि हाँ ये लॉसेस होने वाले हैं। अगर वो सर्टेन है कि इस अमाउंट का अगर लॉस होने वाला है, मान लीजिए अगर 10,000 का हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस तारीख को हमारा 10,000 का लॉस हो सकता है, तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे। लेकिन अगर हम ये एस्टिमेट करें कि 10,000 का प्रॉफिट हमको हमको हो सकता है आने वाले 10 तारीख को या जब भी, तो उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाएंगे। तो कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि रिकॉर्ड ऑल पॉसिबल लॉसेस बट डू नॉट प्रोवाइड फॉर प्रॉफिट्स। मतलब आप जितने भी लॉसेस होने के चांसेस हैं आप उनको तो रिकॉर्ड करोगे, लेकिन जो प्रॉफिट होने वाला है या हो सकता है आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक वो प्रॉफिट एक्चुअली ना हो जाए। आप उसको तभी रिकॉर्ड करोगे जब वो एक्चुअली प्रॉफिट होगा, उसके पहले आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप लॉस को उस पहले प्रोवाइड करोगे बट आप प्रॉफिट को पहले प्रोवाइड नहीं करोगे। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे। We will meet in next class. Till then, take care. Bye bye.